हेलो एंड वेलकम बैक टू स्टडी विद सौरभ यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बीपीएससी एईडीओ की जो साइंस का पीवाईक्यू है उसको हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन के साथ। ईच एंड एवरी क्वेश्चंस जो पूछे गए हैं बीपीएससी एईडीओ के द्वारा 14, 17 और 20 अप्रैल 2026 को, उन सबको डिस्कस करेंगे ताकि आपका जो आने वाला एग्जामिनेशन है, चाहे वो बीपीएससी हो, बीपीएससी 76 हो जाए, 72 हो जाए, या फिर आपको सीजीएल देना है, सीजीएल 4 हो गया, या तो आपको बीएसओ देना है। ये तीनों एग्जामिनेशन या फिर जो भी आपको एग्जाम देना है ना, अगर साइंस का लेवल अप होता है, इस टाइप के सवाल पूछे जाते हैं, तो इसमें आपको ये काफी हेल्पफुल होगा। डिस्कशन काफी डिटेल में जाएगा, तो वीडियो का ड्यूरेशन ऑलमोस्ट मैं 1 आवर का रखूंगा और 1 आवर में जितना क्वेश्चन डिस्कस हो पाता है वो मैं कोशिश करूंगा कि उतना डिस्कस कर सकूं। और ये इस सीरीज का ये पार्ट नंबर 1 का वीडियो है। इसके कई सारे पार्ट आने की संभावनाएं हैं क्योंकि क्वेश्चंस कई सारे हैं। लगभग एक जो सेट है, एक जो एग्जामिनेशन है, उसमें 30 सवाल के आसपास पूछे गए हैं, तो साइंस से सवाल। तो चलिए बढ़ते हैं आगे। 30 से 35 सवाल साइंस से आए ही हैं 100 क्वेश्चंस में से। तो चलिए पहले क्वेश्चन है उससे शुरुआत करते हैं। मैं बता दूं कि सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले हैं 14 अप्रैल को जो पेपर हुआ था, उस पेपर को सबसे पहले डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद जो है वो 17 वाला, देन जाके 20 वाला, 14, 17 और 20 वाला। पहला सवाल है वो जो न्यूटन का लॉ है, इनर्शिया, उस पर संबंधित है। बहुत आसान सा सवाल है, थोड़ा सा सोचिएगा, आप आसानी से चीजों को कर सकते हो। पढ़ते हैं। एक कण को एक कण को संदर्भ फ्रेम में देखने पर स्थिर पाया जाता है। ठीक है। एक कण जो है, एक पार्टिकल जो है, उसको किसी फ्रेम से देखा जा रहा है तो वो जो है वो स्टेबल है। ठीक है। एक पार्टिकल है, वो रेस्ट में आपको दिख रहा है जब किसी जो है वो रेफरेंस, किसी फ्रेम ऑफ रेफरेंस से देखा जा रहा है। ठीक है। तो वो रेस्ट में आ रहा है, इसका मतलब कि रेस्ट में आ रहा है मतलब वो इनर्सिया में है। और कौन सा इनर्सिया है? तो वो जो इनर्सिया होगा वो रेस्ट वाला इनर्सिया उसके पास होगा। ठीक है। उसके पास रेस्ट वाला इनर्सिया होगा। ठीक है। वो एक इनर्सिया फ्रेम में होगा, रेस्ट फ्रेम में होगा। ठीक है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। और उसी कण को, वही पार्टिकल है, उसको दूसरे संदर्भ फ्रेम से देखते हैं तो वो नियत वेग से गति करता है। नियत वेग से मतलब कि कांस्टेंट वेलोसिटी से वो मूव कर रहा है। अब जब कांस्टेंट वेलोसिटी से मूव कर रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि एक्सेलरेशन तो बढ़ नहीं रहा है, एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन को मैं क्या लिखूंगा कि एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। तो एक्सेलरेशन यहाँ पे जो है वो कांस्टेंट हो जा रहा है। अब S2 जो होता है, जो S2 फ्रेम है, उस S2 फ्रेम में एक्सेलरेशन जो है वो कांस्टेंट है। अब यहाँ पे एक कण जो है ना, उसको फ्रेम 1 जो है, वो फ्रेम 1 को हम S1 फ्रेम कह रहे हैं। ठीक है। और जो फ्रेम 2 है, दूसरे संदर्भ में जो फ्रेम है, वहां पे S2 जो फ्रेम है उससे देख रहे हैं। ठीक है। तो पहला जो आपका टर्म आएगा वो न्यूटन का, जो आपने लॉ पढ़ा है, न्यूटन का फर्स्ट लॉ जो पढ़ा है, जिसको इनर्शिया फ्रेम जो है वो कहा जाता है। तो यदि किसी कण पर कोई बाहरी बल नहीं लगता है, एक्सटर्नल फोर्स नहीं लगता है, तो वह जो हमेशा जो है वो स्थिर रहेगा। या तो वो यदि कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है तो वो हमेशा कांस्टेंट वेलोसिटी से ही चलता रहेगा, जब तक कि उस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए। यही तो न्यूटन का फर्स्ट लॉ है ना। तो इस पर कोई बाहरी फोर्स ना लगाया जाए, इसका सीधा सा मतलब है कि इस स्थिति को यदि कोई कांस्टेंट बनाए हुए रख रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो जो है वो जड़त्वीय फ्रेम में होगा। वो जो होगा वो इनर्शिया फ्रेम में होगा। किस फ्रेम में होगा? तो इनर्शिया फ्रेम में होगा। तो पहला तो हो गया कि इनर्शिया फ्रेम में होगा ही। दूसरा देखते हैं। अब S1 फ्रेम क्या है? S1 फ्रेम है, इसका मतलब S1 फ्रेम है कि नियत वेग से गति कर रहा है, और पहला जो फ्रेम है वो स्थिर है, तो स्टेबल है। तो ये जो स्टेबल है तो ये तो इनर्शिया में होगा ही। उसके साथ ही साथ जब कांस्टेंट वेलोसिटी से, नियत वेग से चल रहा है, तो एक्सेलरेशन भी चेंज नहीं हो रहा है। और जब एक्सेलरेशन नहीं चेंज हो रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि वो भी जो है वो इनर्शिया में ही है।
S2 से देखने पर कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रहा है, इसका सीधा सा मतलब है कि S2 भी S1 के सापेक्ष में नियत वेग से गति कर रहा है, और इसका सीधा सा मतलब है कि दोनों फ्रेम के जो पार्टिकल है उनका एक्सेलरेशन जो है वो जीरो है। इसीलिए वो दोनों के दोनों जो होंगे वो इनर्शिया फ्रेम में होंगे, दोनों के दोनों होंगे वो इनर्शिया फ्रेम में होंगे। तो यहाँ पे बोथ S1 एंड S2 फ्रेम जो हो वो इनर्शिया फ्रेम में होगा। बोथ S1 एंड S2 जो होगा वो इनर्शिया फ्रेम में होगा। तो ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बन जाएगा। बहुत आसान सा ये सवाल था, एक बस थोड़ा सा समझने की आवश्यकता थी। यदि कोई फ्रेम जो होगा वो नॉन इनर्शिया में होगा, इसका सीधा सा मतलब होगा कि जो पार्टिकल्स होंगे ना उसमें एक्सेलरेशन होगा, वो एक्सेलरेटिंग पार्टिकल्स होंगे, एक्सेलरेट होता हुआ आपको दिखाई देगा, ना कि वो कांस्टेंट वेलोसिटी से चलता होगा। तो आप इस तरीके से दोनों को जो रखोगे कि वो जो है वो दोनों जो होगा S1 और S2 दोनों जो होगा वो जड़त्वीय फ्रेम में होगा। S1 एंड S2 बोथ आर इन इनर्शियल फ्रेम, ठीक है, ये आंसर होगा। और नॉन इनर्शियल फ्रेम की मैं बात कर दूं, थोड़ा सा एग्जांपल भी रख लूं, आगे आने वाले एग्जामिनेशन में यदि पूछा जाए तो आपको ध्यान रखना है कि नॉन इनर्शियल जो फ्रेम होता है, यह जो होता है वो त्वरण या फिर घूर्णन करने वाले जो फ्रेम होते हैं उनको कहा जाता है। जो नॉन इनर्शियल फ्रेम होते हैं उसमें कौन कौन सा आएंगे, तो एक्सेलरेटिंग हो गए, ऐसे जो होंगे, ऐसे चीजें होनी चाहिए, ऐसा फ्रेम होना चाहिए जो एक्सेलरेटिंग हो। एक्सेलरेटिंग हो मतलब त्वरित हो, त्वरण उसमें बढ़ता जा रहा हो। उसी के साथ साथ एक्सेलरेटिंग के साथ ही साथ वो जो है वो रोटेटिंग हो सकता है, रोटेशन कर रहा है, तभी भी उसको माना जाएगा कि वो अजड़त्वीय फ्रेम में होता है, नॉन इनर्शियल फ्रेम में होता है। ऐसे फ्रेम में न्यूटन के नियम को जब हमको लागू करना होता है तो उसके लिए हमें एक स्यूडो फोर्स की आवश्यकता पड़ती है। जब आप 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ोगे फिजिक्स वाली, तो वहां पे ये स्यूडो फोर्स के बारे में आपको समझ में आएगा। तो नॉन इनर्शिया फ्रेम में न्यूटन के लॉ को लागू करने के लिए किस फोर्स की हम एक मानना पड़ता है, तो हमें एक स्यूडो फोर्स मानना पड़ता है। तो नॉन इनर्शियल फ्रेम में यदि हमको न्यूटन लॉ लगाना है, न्यूटन लॉ यूज करना है, जब न्यूमेरिकल सॉल्व करना होता है ना तो उसमें काम आता है। तो ये एक स्पेशल फैक्ट है, तो बस मैं फैक्ट बता दूंगा कि न्यूटन लॉ जब यूज करना है तो न्यूटन लॉ यूज करने के लिए यहाँ पे एक फोर्स जो है वो एजम्पशन करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा, और उस फोर्स को काल्पनिक बल कहा जाता है, उसको जो है वो स्यूडो फोर्स बोला जाता है, उसको जो है वो स्यूडो फोर्स जो है वो कहा जाता है। अब इस स्यूडो फोर्स का एग्जांपल आप देख लो कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ये जो है वो केंद्र की ओर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीपिटल फोर्स बोला जाता है, और इस फोर्स के बाहर जो फोर्स लगता है, केंद्र के बाहर जो फोर्स लगता है उसको सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहा जाता है। तो ये पहला क्वेश्चन आपको समझ में आया। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल है कि एरिथ्रोमाइसिन जो है उसके बारे में कौन सा जो है वो इनकरेक्ट है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग इरिथ्रोमाइसिन, ठीक है। तो आपको पहला स्टेटमेंट है, बहुत आसान सा ये भी है, आपको आसानी से छट छट जाता है ऑप्शन से। इट कैन बी यूज्ड एज एंटीबायोटिक, तो ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज आता है, ठीक है, ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज किया जाता है। ये जो है वो खास करके मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक है, जिसका उपयोग अक्सर जो है वो पेनिसिलिन से एलर्जी होने वाली जो बीमारियां होती हैं उनमें किया जाता है। तो ये एंटीबायोटिक के रूप में यूज तो होता है, लेकिन किस टाइप का एंटीबायोटिक है ये, तो इट इज अ मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक। कौन सा एंटीबायोटिक, तो मैक्रोलाइड, मैक्रोलाइड एंटीबायोटिक होता है। यूज कहाँ किया जाता है, तो ये जो यूज किया जाता है वो पेनिसिलिन जो एंटीबायोटिक होते हैं उस पेनिसिलिन से एलर्जी वाले रोगों को किया जाता है, जिसमें पेनिसिलिन से एलर्जी हो जाती है, वैसे भी वैसे मरीजों में यूज किया जाता है। तो पेनिसिलिन, पेनिसिलिन, पेनिसिलिन जो होता है पेनिसिलिन से एलर्जी वाले रोगियों में, एलर्जी वाले रोगियों में, ठीक है। तो ये पहला स्टेटमेंट तो सही हो गया। दूसरा स्टेटमेंट बोल रहा है कि इसे जो है वो
सैचुरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया के स्ट्रेन से फर्मेंटेशन किया जाता है, किण्वन किया जाता है, उससे उत्पादित नहीं किया जा सकता है। तो ये जो नहीं वर्ड है ना, यही इसको गलत कर देता है। ये इसको गलत कर देता है। नहीं इसका उपयोग जो है वो किया जाता है। जो एरिथ्रोमाइसिन है, एरिथ्रोमाइसिन का उत्पादन जो है वो व्यावसायिक रूप से सैचुरोपोलिस्पोरा एरिथ्रिया जो होता है, उसी नामक एक बैक्टीरिया होती है। ये जो आपको दिख रहा है ये क्या है? सैचुरो सैचुरोपोलिस्पोरा जो ये एरिथ्रिया है, ये क्या है? ये एक बैक्टीरिया है। ये एक बैक्टीरिया है और इसी बैक्टीरिया से फर्मेंटेशन करके इस बैक्टीरिया के जो स्ट्रेन होते हैं उसके फर्मेंटेशन के द्वारा इसका जो है वो उत्पादन जो है वो किया जाता है। तीसरा है कि यह एक माइक्रो 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 साइक्लिक यौगिक है। यह एक माइक्रो साइक्लिक यौगिक है। ये एक अच्छा स्टेटमेंट है। ये आपको ध्यान रखना है। तो मैक्रोलाइड तो मैंने बताया कि मैक्रोलाइड है ये। अब ये माइक्रोसाइक्लिक मतलब क्या होता है? तो इसकी जो अभी इसके जो केमिकल स्ट्रक्चर पे हम बात करेंगे तो यहाँ पे आपको एक बहुत बड़ा लैक्टीन रिंग मिलता है। उस लैक्टीन रिंग को मैक्रोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग जो है वो कहा जाता है। तो यहाँ पे एक रिंग मिलता है, स्ट्रक्चर केमिकल स्ट्रक्चर में एक रिंग मिलता है और उस रिंग को कहा जाता है लैक्टोन रिंग। लैक्टोन रिंग टू बी एग्जैक्ट बोलूं तो मैक्रो साइक्लिक लैक्टोन रिंग, मैक्लोसाइक्लिक लैक्टोन रिंग, ये जो है वो रासायनिक संरचना इसकी होती है। इसीलिए इसे जो है वो मैक्रोलाइड कहा जाता है। इसी कारण से इसको मैक्रोलाइड कहा जाता है जो मैंने ऊपर अभी बताया है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। उसके बाद लिजियोने लिजी लिजियोने लोसिस, लिजियोनेलोसिस के लिए यह अच्छा असर करता है। लिजियोनेलोसिस है उसमें ये अच्छा इफेक्टिव है। तो यह जो है वो लिजियोनेयर्स जो रोग होता है ये एक डिजीज है। लिजियोनेयर्स जो है वो एक बीमारी है और ये जो रोग है वो किससे संबंधित है? तो ये जो रोग है वो फेफड़े का बीमारी है, लंग का है। लंग्स जो होते हैं उनकी ये बीमारी है, लंग का बीमारी है, फेफड़े का डिजीज है। इसके इलाज के लिए इसको जो है वो प्रभावी यूज के लिए इसको जो है वो किया जाता है। तो लिजियो नेलोसिस, लिजियोनेलोसिस या फिर लिजियोनियर्स डिजीज इसको कहा जाता है, इसमें यूज किया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट सही है। तो गलत जो है वो हमारा बी हो जाएगा। बाकी आपको याद रखना है कि इरिथ्रोमाइसिन जो बैक्टीरिया है, इरिथ्रोमाइसिन जो बैक्टीरिया होती है जो सैच्रो पोलिस्पोरा एरिथ्रिया बैक्टीरिया से आती है। तो ये बैक्टीरिया जो होती है उसके राइबोसोम जो होते हैं, बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होते हैं, बैक्टीरिया के जो राइबोसोम होते हैं वो कितने के होते हैं? तो वो 70s के होते हैं। स्टेनबर्ग यूनिट इसको कहा जाता है। अब ये जो 70s बर्ग जो यूनिट होता है, 70s का जो इसका राइबोसोम होता है, ये राइबोसोम दो सब यूनिट में डिवाइड होता है। दो सब यूनिट में ये राइबोसोम जो है वो डिवाइड होता है। पहला जो सब यूनिट होता है वो 50 सब यूनिट होता है, 50s। और दूसरा जो सब यूनिट होता है वो 20s का होता है, 20s का होता है। तो ये जो एरिथ्रोमाइसिन बैक्टीरिया है इसके राइबोसोम जो होता है वो 50 सब यूनिट से जुड़ते हैं और उसके जो प्रोटीन सिंथेसिस है उसको रोक देता है। बैक्टीरिया के 550 जो एस वाला राइबोसोम है उससे ये कनेक्ट होता है और यहाँ पे जो प्रोटीन बन रहा है, प्रोटीन का जो सिंथेसाइजेशन हो रहा है बैक्टीरिया में, उसको रोक देता है। अब जैसे ही उससे रोक दिया तो बैक्टीरिया का जो वृद्धि है, बैक्टीरिया का जो ग्रोथ है वो रुक जाएगा और आसानी से आप जो है वो इस बीमारी को बचा सकते हो। तो ऐसे करके ये काम करता है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो सेग्रीगेशन के नियम का सही प्रतिनिधित्व जो है वो करता है? ठीक हो, मेंडल जो था, ग्रेगर जॉन मेंडल जो था, उसने 3 रूल दिया था। उस 3 रूल में एक रूल था लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन उसने मटर के पौधे हैं उस पे एक्सपेरिमेंट किया था और मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद अपना जो है वो इन्होंने रूल दिया था। मटर के पौधे पर एक्सपेरिमेंट करने के बाद इन्होंने अपना रूल दिया था और वो जो रूल दिया था
वो कैसा था, तो वो सात मतलब सात उसमें जो फैक्टर थे, सात जो जोड़ी जो कॉन्ट्रास्टिंग ट्विल्स थे, सात जोड़ी विपरीत लक्षणों जो थे, उनको इन्होंने रखा था। ठीक है, उनको इन्होंने रखा था। तो मेंडल जो होता है उस कारण मेंडल को आनुवंशिकी का फादर भी कहा जाता है। मेंडल जो थे उन्होंने इस जो चीजें हैं, जिन जो होता है, जो पौधे में जिन आती है, उसको उन्होंने फैक्टर कहा था, और बाद में इसी को जोहानसन ने जिन नाम दे दिया था। जोहानसन ने बाद में इसी को जो है वो जिन नाम दे दिया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। इनका जो लॉ था, वो सबसे पहला लॉ पढ़ें उससे पहले लॉ और डोमिनेंस की बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन की बात करते हैं। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का मतलब होता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। इस लॉ को यह भी कहा जाता है लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स। लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स भी कहा जाता है। युग्मकों की शुद्धता का नियम भी इसे कहा जाता है। यहाँ पे जो हाइब्रिड जो होते हैं, उनमें दोनों जो कारक होते हैं, जिनको एलील कहा जाता है, उनको एक साथ रखते हैं, लेकिन वो आपस में मिलते नहीं हैं। ठीक है, वो एकदम प्योर रहते हैं, दैट्स वाई तो प्योर कहा जा रहा है ना। तो उनको जो एलील्स होते हैं, वो एक साथ रखे जाते हैं हाइब्रिड में, लेकिन तब भी वो मिलते नहीं है। युग्मक निर्माण के समय ये कारक जो है वो एक दूसरे से अलग होकर अलग अलग युग्मक जो है उसमें चले जाते हैं। तो यहाँ पे जो मोनो हाइब्रिड का रेशियो होता है, जो F1 होता है, वो फिनोटाइप और जीनोटाइप दो प्रकार के होते हैं। तो यहाँ पे जो फिनोटाइप होगा, फिनोटाइप का जो रेशियो होता है वो 3:1 का होता है। 3:1 का होगा। 3 मतलब तीन जो है वो लंबे पौधे आएंगे, तीन जो है वो लंबे पौधे आएंगे, और एक जो है वो छोटे पौधे आएंगे। तो ये जो होगा, वो पहला जो मोनो जो हाइब्रिड होता है, उसका ये रेशियो है 3:1, और यही यहाँ पे पूछा जा रहा है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन में। तो ये 3:1 हो जाएगा ऑप्शन हमारा यहाँ से, 3:1। अब यहीं पे आपको यदि जीनोटाइप पूछ दिया जाए, आपको जो है वो जीनोटाइप पूछ लिया जाए, तो जीनोटाइप का जो रेशियो होता है, अनुवांशिक जो संरचना होती है, वो जीनोटाइप का इससे डिफरेंट हो जाता है। जीनोटाइप का जो संरचना होती है, वो होती है 1:2:1। मतलब इसका मतलब ये पूरा तरीके से शुद्ध जो है वो लंबा है। दूसरा जो है वो संकर लंबा हो जाएगा, हाइब्रिड लंबा हो जाएगा, उसके दो होंगे। और ये पूरी तरीके से जो है वो बौना होगा, ड्वार्फ होगा। ठीक है, और ये जो होगा मिलता जुलता होगा, टी और टी वाला होगा, बौना नहीं और ना ही लंबा, मतलब मिलता जुलता है, संकर लंबा। ठीक है, तो ये ऐसे चलता है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। ठीक है, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस संकर में मोनोहाइब्रिड क्रॉस द्वारा सबसे अच्छी तरीके से इसको दर्शाया जाता है। वहां पे जो विषम युग्मी जनी होते हैं, जो पौधे होते हैं, उनको रखा जाता है, जैसे टीटी, टी बड़ा, टी छोटा, टी बड़ा, टी छोटा। उनका क्रॉस यदि करवाओगे तो सेकंड जनरेशन में जो बाहरी फिनोटाइप जो रेशियो होता है, उसका बाहरी रेशियो कहा जाता है, वो 3:1 का होता है। और यही हमसे पूछा जा रहा है 3:1 का। ठीक है, 3:1 का हमसे रेशियो पूछा जा रहा है। आगे रेशियो और कौन सा पूछा जाता है? रेशियो एक और पूछा जाता है, ये वाला 9:3:3:1। 9:3:3:1, यह जो रेशियो होता है, वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का फिनोटाइप अनुपात है। ये मोनोहाइब्रिड का है। ये जो होता है, वो मोनोहाइब्रिड का हमने आपको दिखाया। ठीक है, मोनोहाइब्रिड क्रॉस का ये है। ये जो आप देख रहे हो ना, ये वाला मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। मोनोहाइब्रिड क्रॉस का है। और ये वाला जो है ना, ये डाई हाइब्रिड क्रॉस का है। ठीक है, ये जो होता है, ये जो होगा वो डाई हाइब्रिड क्रॉस का होगा। डाई हाइब्रिड क्रॉस का होगा। और उस डाई हाइब्रिड क्रॉस में भी क्या होता है, इसमें भी फिनोटाइप और जीनोटाइप दो तो यहां पे भी आएंगे। इसका जो है वो फिनोटाइप अनुपात, इसका जो है वो फिनोटाइप जो अनुपात होगा, फिनोटाइप जो रेशियो होगा, वही फिनोटाइप जो रेशियो होता है, वो मेंडल का
दूसरा जो लॉ होता है, सेकंड लॉ ऑफ मेंडल जो होता है उसको बताता है। सेकंड लॉ ऑफ मेंडल जो होता है, जिसको लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट कहा जाता है। लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट असॉर्टमेंट लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट इसको कहा जाता है। ये जो है वो दूसरा रेशियो होता है, जो कि 9-3-3-1 का होता है। 9-3-3-1 का होता है। उसके बाद जो आपको रेशियो दिख रहा है 1:1, ये जो 1:1 का रेशियो है, ये कहाँ यूज किया जाता है? तो ये टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है। ये जो होता है वो टेस्ट क्रॉस का अनुपात जो है वो होता है। टेस्ट क्रॉस का अनुपात होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो एक रेशियो ये जो दिखा, तो यहाँ पे दोनों के दोनों जो है वो लंबे होंगे। 1 जो होगा वहां पे टी टी छोटे छोटे होंगे, और यहाँ पे जो है वो टी और टी छोटे और बड़े दोनों होंगे। जीनोटाइप वाला देख लिया, फिनोटाइप वाला देख लिया, यहाँ पे भी फिनोटाइप हमने देख लिया। 9-3-3-1 ये आपको ध्यान रखना होगा। अभी मेंडल का जो लॉ है, लॉ ऑफ प्यूरिटी ऑफ गैमेट्स हमने देखा। उसके बाद जो है वो लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट हमने देखा, जो कि डाई हिब्रिड क्रॉस पर आधारित होता है, जिसमें 9-3-3-1 आपको याद रखना है रेशियो। ठीक है। उसके बाद इसका जो पहला लॉ होता है, ये तो इसका दूसरा लॉ हो गया। ठीक है। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन जो हो गया वो इसका दूसरा लॉ हो गया, या फिर तीसरा लॉ, जो भी कह लो, मान लो कि तीसरा लॉ है। तो दूसरा लॉ हो गया लॉ ऑफ इंडिपेंडेंस असॉर्टमेंट। ठीक है, स्वतंत्र अपभुवन का नियम। और जो पहला लॉ हो गया, उसका पहला जो लॉ हो गया उसको बोला जाता है लॉ ऑफ डोमिनेंस। लॉ ऑफ नेंस। ठीक है। प्रभाविता का नियम, इसमें क्या होता है, जब दो विपरीत लक्षण वाले शुद्ध पौधे के बीच जो है वो क्रॉस कराया जाता है, तो पहली पीढ़ी में केवल एक ही लक्षण दिखाई देते हैं। जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे डोमिनेंट कहते हैं, और जो छिप जाते हैं उसे जो है वो अप्रभावी कहा जाता है, रिसेसिव कहा जाता है। बस इतना ही यहाँ पे याद रखना है। तो ये इनके आपको रूल्स पता चल गए। इनके आपको जो मेंडल का जो नाम था वो पता चल गया। मैंने बताया कि 7 जो है वो ट्रेल्स को उन्होंने चुना था, 7 जोड़ी विपरीत लक्षण जो है वो चुने थे। मटर का पौधा इसलिए चुना था क्योंकि उनका लाइफ स्पैन जो होता है वो बहुत छोटा होता है, इस कारण से पूछा है। बाकी उनमें सेल्फ पॉलिनेशन आसानी से हो जाता है, इस कारण से भी उसको चुना गया था। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। मटर का पौधा है, उसका नाम जो है वो पीसम सटाइवम होता है। पीसम सटाइवम जो है वो होता है, ये ध्यान रखिएगा। और मेंडल के नियम है, उनको दोबारा खोजा था 1900 में। 3 वैज्ञानिक ने अलग अलग जो है वो खोजा था, ह्यूगो डुब्रिज, कार्ल कोरेंस, और उसके बाद है सेरमैक एरिक वॉन सेरमैक। ये जो है वो पुनः इसको डिस्कवरी की गई थी। बाकी इन्होंने जो लॉ दिया था वो 1800 अपना प्रयोग जो है वो 7 वर्षों तक काम किया था इस पे, 1856 से लेकर 1863 तक। 1856 से लेकर 1863 तक इस समय काम किया था। 1900 में इसको जो है वो 3 वैज्ञानिक, ह्यूगो डब्रिज, कार्ल कोरेंस, और जो है वो एरिक वॉन सेरमैक, इनके द्वारा ये किया गया था। और 7 जोड़ी सेग्रीगेशन वाला याद रखिएगा। एलील जो होता है वो क्या होता है, तो एक ही जीन के 2 वैकल्पिक जो रूप होते हैं उनको एलील कहते हैं। जैसे ये जीन है, उसी में एक छोटा है एक बड़ा है टी ना, तो वो एलील हो गया। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। बैक टेस्ट और टेस्ट क्रॉस, जो टेस्ट क्रॉस हमने दिखाया वो 1-1 का होता है। तो संकर F1 जो होता है, हाइब्रिड F1 जो होता है, उसके किसी भी जनन से क्रॉस कराने को बैक क्रॉस कहते हैं, लेकिन केवल रिसेसिव पेरेंट से क्रॉस कराना जो है वो टेस्ट क्रॉस कहलाता है। तो टेस्ट क्रॉस जो है वो अप्रभावी जो गुण होते हैं उनसे करवाने पर होता है, वो टेस्ट क्रॉस होता है। और जो जनक के क्रॉस करवाता है वो बैक क्रॉस होता है। F1 में किसी भी जनक से जो क्रॉस करवाता है वो बैक क्रॉस जो है वो होता है, ये ध्यान रखिएगा। पूछा गया है एग्जामिनेशन में, आगे भी पूछा जाएगा। मेंडल के परिणामों को रेखांकित करने वाला एक जो है वो ग्राफिकल चार्ट जो है वो किसने बनाया था, तो रेजिनॉल्ड पुनेट ने बनाया था। रेजिनॉल्ड पुनेट ने बनाया था, ये आपको ध्यान रखना होगा।
अभी आपको ये एक आपको ध्यान रखना होगा कि मेंडल का कौन सा ऐसा लॉ है जिसका कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का कोई भी एक्सेप्शन नहीं है। तो ये आपको ध्यान रखना है कि लॉ ऑफ सेग्रीगेशन का नो एक्सेप्शन, कोई अपवाद इसका नहीं है। नो एक्स, कोई अपवाद नहीं है, तो नो एक्सेप्शन, नो एक्सेप्शंस, कोई भी इसका अपवाद जो है वो नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बाकी ग्रेगर जॉन मेंडल है, उनको अनुवांशिकी का फादर भी कहा जाता है, ये आपको पता भी होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो है वो करंट से जोड़कर बताया गया है, तो चलिए इसको देखते हैं। पहला सवाल है, पहला है कि क्योंझर में खोजी गई है क्या? तो क्योंझर में खोजी गई है आत्मा निवासी नेमाटोड। तो ये जो है वो सही है, कोई दिक्कत नहीं। इसका नाम जो है वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के जो निदेशक है मालती मुखर्जी के नाम पे दिया गया है, तो ये गलत है। इनका जो नाम है, इस जो आत्मा निवासी निमेटोड है, इसका जो नाम है वो धृति बनर्जी के नाम पे दिया गया है, ना कि मालती के नाम पे। तो यहाँ पे क्या होगा? वो होगा धृति बनर्जी, धृति बनर्जी, धृति बनर्जी जो है वो उनके सम्मान में इसको रखा गया है, सी धृतिया। तो ये नई एक प्रजाति है, इस कारण से नोट्स भी मतलब पूछा गया है एग्जामिनेशन में। नेमेटोड्स जो होते हैं, नेमेटोड्स जो होते हैं जैसे राउंड वर्म है, वो सूक्ष्म जीव होते हैं और मिट्टी के स्वस्थ जो पोषक तत्व है उनको जो है वो नाइट्रोजन साइकिल और जैविक पदार्थों के जो डिकम्पोजन है उसके माध्यम से ये करता है। तो ये तो स्टेटमेंट सही है, ठीक है। तो दो जो है वो गलत हो जाएगा और एक और तीन सही हो जाएगा। तो एक और तीन जो है वो सही है, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है उसकी एस्टेब्लिशमेंट की हम बात करें, तो वो जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया था 1916 में। 1916 में ही पटना हाई कोर्ट को भी एस्टेब्लिश किया गया था। और इसके जो इसका जो हेडक्वार्टर उस समय था वो कोलकाता था, उस वो कोलकाता था। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल है कि दो प्रोटॉन के बीच परस्पर जो फोर्स लगते हैं, बल पर विचार करिए, जो लगभग 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर स्थित होता है। उनके बीच क्रियाशील जो विद्युत चुंबकीय, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक, ग्रेविटेशनल एंड न्यूक्लियर फोर्स का कैसा रेशियो होता है, कौन ज्यादा कौन कम होता है, उस पे सवाल आपसे पूछा जा रहा है। 1 फेम्टोमीटर जो होता है वो कितना होता है? तो 10⁻⁻15 होता है, ये सवाल में दिया हुआ है, ठीक है। तो अब आपको पता है कि जो भी हमारा नेचर है, उस नेचर में केवल और केवल चार ही फोर्स आपको देखने को मिलते हैं, केवल और केवल चार ही फोर्स मिलते हैं। और वो जो फोर्स होते हैं, जो कि 1 फेम्टोमीटर, बहुत कम दूरी, 1 फेम्टोमीटर मतलब कि 10⁻⁻15 मीटर के आसपास के होते हैं, जो कि नाभिक के आकार के बराबर पर लगने वाला जो बल होता है ना, उनमें क्रम जो है वो कैसे होता है? तो सबसे पहले जो है वो सबसे स्ट्रॉन्ग जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। पहला जो फोर्स होता है उसको कहा जाता है स्ट्रॉन्ग फोर्स। ये स्ट्रॉन्ग फोर्स तो हमें ऑप्शन में दिया भी नहीं गया है, ठीक है। स्ट्रॉन्ग फोर्स जो है वो यूनिवर्स का सबसे शक्तिशाली बल है, जो कि 1 फेम्टोमीटर की दूरी पर दो जो प्रोटॉन होता है उसको आपस में बांध कर रखता है। ये सबसे जो है वो हाईएस्ट फोर्स हो गया। उसके बाद जो फोर्स आता है वो आता है न्यूक्लियस फोर्स। उसके बाद जो फोर्स आता है वो न्यूक्लियर फोर्स आता है, जो कि जो न्यूक्लियस होता है उनके बीच में लगता है, ठीक है, न्यूक्लियस के बीच में लगता है। तो वो जो दूसरा होगा वो नाभिकीय बल होगा, जो कि एक शॉर्ट रेंज फोर्स होता है, जो कि 2 से 3 फेम्टोमीटर से अधिक दूरी पर जब चीजें चली जाती है तो वो शून्य हो जाता है। तो दूसरा जो है वो न्यूक्लियस फोर्स हो जाएगा, न्यूक्लियर फोर्स हो जाएगा। न्यूक्लियर फोर्स की दूरी कितनी होती है? तो 2 से 3 फेम्टोमीटर ही होता है, बस इतना ही होगा। उससे अधिक चाहोगा तो वो जीरो हो जाता है। यदि दूरी 2 से 3 फेम्टोमीटर से अधिक हो जाती है तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिपल्सन जो है वो नाभिकीय बल पर हावी जो होता हो जाता है। मतलब इसके बाद जो आएगा वो होगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स।
इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। तो पहला आएगा न्यूक्लियर फोर्स, दूसरा आएगा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और तीसरा जो आएगा वो ग्रेविटेशनल फोर्स। तो यहाँ जो चौथा आएगा वो होगा ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है। ग्रेविटेशनल फोर्स जो होता है वो न्यूक्लियस फोर्स से 10 to the power 38 गुना कमजोर होता है। न्यूक्लियस फोर्स से ग्रेविटेशनल फोर्स 10 to the power 38 गुना जो है वो कमजोर होता है, वीक होता है, ठीक है। ये आपको ध्यान रखना होगा। और बात करें हम विद्युत चुंबकीय की, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स की, तो वो जो फोर्स होता है वो दो पॉजिटिव चार्ज प्रोटॉन के बीच एक रिपल्सिव फोर्स होता है, जो कि नाभिकीय फोर्स से लगभग 100 गुना कमजोर होता है, ठीक है। लॉग वो लगभग 100 गुना कमजोर होता है। तो ये फोर्स का क्रम आपको याद रखना है, पहला स्ट्रॉन्ग फोर्स, दूसरा न्यूक्लियस फोर्स, तीसरा जो है वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स और चौथा जो है वो ग्रेविटेशनल फोर्स। पूरे यूनिवर्स में यही चार फोर्स होते हैं और कोई भी फोर्स नहीं होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो है वो विटामिन जो है वो B12 के बारे में, विटामिन B12, आपको क्वेश्चन में कंप्लीट इसको करिए, विटामिन B12 के बारे में पूछा जा रहा है। तो विटामिन B12 के बारे में कौन सा जो कथन है वो सत्य है, ये पूछा जा रहा है। तो यो जो विटामिन B12 होता है इसे जो है वो कोबालामीन भी कहा जाता है। तो ये स्टेटमेंट जो है वो सही है, इसे जो है वो कोबालामीन भी कहा जाता है। यह जो है वो कोबाल्ट परमाणु से बना हुआ होता है, तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही होता है। ये जो है वो कोबाल्ट परमाणु से बना हुआ होता है। इसमें जो है वो कोरियन वलय पाया जाता है, कोरियन वलय मतलब कोरियन रिंग इसमें पाया जाता है, जो है वो कोरियन रिंग है वो इसमें पाया जाता है। तो ये भी स्टेटमेंट जो है वो सही है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी हमारा आंसर बन जाएगा। विटामिन B12 का नाम ही है कोबालामीन। यह एकमात्र ऐसा विटामिन होता है जिसके केंद्र में मेटल आयन पाया जाता है, जो कि कोबाल्ट होता है, कोबाल्ट होता है। विटामिन B12 का रासायनिक संरचना जो होता है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसके सेंटर में जो है वो कोबाल्ट परमाणु जो है वो एक कोरिन रिंग से घिरा हुआ होता है। कौन सा रिंग से कोबाल्ट परमाणु घिरा हुआ होता है? तो कोरिन रिंग से घिरा हुआ होता है, ये आपको ध्यान रखिएगा। ये जो कोरिन रिंग की संरचना है वो कैसी होती है? तो जैसी संरचना आपको हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला पोर्फिरिन रिंग होता है उसकी तरह से होता है। तो आपको नोट में करके बस यहाँ पे लिख लेना है, नोट में करके आपको लिखना है कि हीमोग्लोबिन में जो पाए जाने वाला रिंग होता है वो कौन सा होता है। सवाल आपसे पूछा जा सकता है। हीमोग्लोबिन को HB मैं लिख रहा हूं, हीमोग्लोबिन में पाया जाने वाला रिंग, सवाल यही आएगा आपसे। हीमोग्लोबिन में कौन सा धातु पाया जाता है? तो वो आयरन पाया जाता है उसके सेंटर में। अब वो आयरन है, वहां पे जो रिंग पाया जाता है वो रिंग होता है पोर्फिरिन, पोर्फिरिन रिंग जो है वो कहलाता है। पोर्फिरिन रिंग जो है वो होता है उसी तरह से जैसा कि यहाँ पे कोरिन रिंग होता है, सेम दोनों होता है। तो इस कारण से आपका जो उत्तर होगा वो ऑप्शन नंबर डी बन जाएगा, याद रखिएगा। डिफिशियंसी की बात करें तो विटामिन B12 की कमी से जो है वो परनीशियस इनीमिया जो है वो हो जाता है, ये याद रखिएगा। परनीशियस इनीमिया, इट इज नॉट लाइक नॉर्मल इनीमिया जो खून की कमी है। इस परनीशियस इनीमिया का मतलब क्या होता है हमने बताया है अपने लेक्चर में भी। इसमें जो आरबीसी होता है उस आरबीसी का निर्माण है ना वो अफेक्ट हो जाता है, आरबीसी का फॉर्मेशन है वो अफेक्ट हो जाता है परनीशियस इनीमिया में। विटामिन जो होता है इसके स्रोत की बात करें तो पौधे जो है वो प्लांट्स में नहीं पाया जाता है, ये मुख्य रूप से जो मीट होते हैं वहां पे विटामिन B12 जो है वो पाया जाता है। मीट हो गया, फिश हो गया, अंडा हो गया, मिल्क हो गया, चीज हो गया, ये सब जगह पाया जाता है। आपको विटामिन के बारे में याद भी होगा कि KEDA, कीड़ा, KEDA जो विटामिन होता है, कीड़ा जो विटामिन होता है, ये क्या होता है? तो ये जो होता है वो फैट सॉल्युबल होता है कीड़ा, और बाकी जो है वो वाटर सॉल्युबल होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। वाटर सॉल्युबल जो होते हैं ये जल में घुलनशील विटामिन होते हैं, लेकिन हमारा लीवर जो है वो इसे कई वर्षों तक स्टोर करके रख सकता है। तो वाटर सॉल्युबल जो भी विटामिन होते हैं उनको लीवर हमेशा स्टोर करके रखता है, ये ध्यान आपको रखना है। डीएनए संश्लेषण और नर्वस सिस्टम के सुचारू रूप से काम करने के लिए बहुत आवश्यक है, कौन आवश्यक है? तो विटामिन B12। विटामिन B12 जो है वो डीएनए
डीएनए एंड उसके साथ ही साथ डीएनए के साथ ही साथ जो नर्वस सिस्टम है, उस नर्वस सिस्टम को सही तरीके से वर्क करने के लिए जरूरी होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। बहुत टफ सवाल है। ठीक है, बहुत टफ सवाल है। थोड़ा सा इसमें करेक्शन की भी आवश्यकता है। तो प्रश्न गॉस लॉ से संबंधित है। जब चीजों को आसानी से अच्छे से समझिएगा तो हो सकता है कि आप ऐसे प्रश्नों को उत्तर दे सकें आसानी से। तो पहले पढ़ते हैं प्रश्न को। नीचे कथन दिया गया है, ए और आर जो दिया गया है उस पर विचार आपको करना है। तो ए जो है वो क्या कहता है? ए कहता है कि जो चुंबक स्थैतिकी है, मैग्नेटोस्टैटिक है, और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक है, उसमें गॉस का नियम जो है वो क्रमशः ये और ये होता है। ठीक है, ये बोल रहा है, आपका जो है वो कथन है। ठीक है, ये आपका कथन है। तो भौतिकी में मैक्सवेल जो होता है, मैक्सवेल का समीकरण होता है, उसके अनुसार इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो गॉस का नियम होता है वो यही होता है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के लिए जो गॉस का नियम होता है वो यही होता है। यानी कि किसी बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल वैद्युत फ्लक्स जो होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है, उसके अंदर मौजूद कुल जो आवेश होता है उसका 1 बटा ईओ गुना होता है। वही जब हम बात करें चुंबक चुंबक के लिए, तो चुंबकत्व के लिए जो गॉस लॉ होता है वो बी डॉट डीएस बराबर 0 होता है। इसका सीधा सा मतलब क्या हो रहा है? इसका सीधा सा मतलब होता है कि वो जो होता है 0 हो रहा है, मतलब कि जितने भी फ्लक्स फ्लक्स होते हैं ऐसे, ये मैग्नेट कोई है जिसका साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। मान लिया ये साउथ है, ये नॉर्थ है। तो यहाँ से जो भी फ्लक्स निकलेंगे वो यहाँ पे जाएंगे ही। यहाँ से जो भी निकलेंगे वो यहाँ पे जाएंगे ही, मतलब बीच में कुछ भी नहीं रहता। बंद पृष्ठ से गुजरने वाला कुल जो चुंबकीय फ्लक्स को होता है वो हमेशा 0 होता है। जो जाता है वो बाहर निकल जाता है। तो इस कारण से ये जो है वो मैग्नेटिक जो होता है उसके लिए 0 है। मैग्नेटिज्म जो होता है उसके लिए 0 होगा। और जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स होता है उसके लिए 1/EO हो जाएगा। ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक की जब बात करेंगे तो यहाँ पे होता है कि बंद परिपथ से गुजरने वाला कुल जो वैद्युत फ्लक्स होता है उसके उसके अंदर मौजूद कुल आवेश, जो कुल जो चार्ज होता है उसका 1/EO होता है। ये पहला हो गया। ठीक है, ये इलेक्ट्रिक के लिए हो गया और ये जो है वो मैग्नेटिक के लिए हो गया। ये तो समझ में आ गया। पहला स्टेटमेंट तो ये सही है। दूसरा बोल रहा है ना कि जो मैग्नेट होता है ना वो मोनोपोल अस्तित्व में नहीं होता है। मैग्नेट का मोनोपोल नहीं होता है, मतलब यदि मैग्नेट आपके पास है तो उसका साउथ और नॉर्थ पोल होगा ही। यदि आपने इस मैग्नेट को तोड़ दिया तो फिर से वो अपना साउथ अपना नॉर्थ क्रिएट कर लेगा। ऐसा नहीं है कि उसका साउथ और नॉर्थ अलग हो जाएगा, नहीं, वो फिर से क्रिएट कर लेगा। इसका सीधा सा मतलब है कि उसका मोनोपोल्स होते ही नहीं है। वो हमेशा अपना जो अस्तित्व उसका होता है, उसका एग्जिस्टेंस जो होता है वो साउथ और नॉर्थ दोनों पोल में होता है। जबकि जो वैद्युत जो होता है, इलेक्ट्रिक जो होते हैं वो मोनोपोल हो सकते हैं। मोनोपोल हो सकते हैं, एकाकी अवशेष जो है वो सॉलिडेटरी चार्ज हो सकते हैं। तो ये सही है। चुंबकीय फ्लक्स जो होते हैं वो 0 होने का एकमात्र कारण यही होता है कि प्राकृतिक में जो मैग्नेटिक मोनोपोल्स होते हैं वो नहीं होते हैं। ठीक है, इसका कोई अस्तित्व है ही नहीं। मतलब कि चुंबकीय बल रेखाएं हमेशा जो है वो एक इनक्लोज्ड लूप में बनाती है। उत्तरी ध्रुव से जितनी भी निकलती हैं रेखाएं वो सारा का सारा दक्षिणी ध्रुव पर जाके खत्म ही होती है। हमेशा जो है वो निकलती कैसे हैं? उत्तरी से निकलती हैं और दक्षिणी पर जाकर खत्म होती हैं। फिर से उत्तरी पे निकलेगी, दक्षिणी पे जाके खत्म हो जाएगी। तो एक क्लोज्ड लूप बनाती है। तो उत्तरी से निकलकर दक्षिणी पे खत्म होती है। ये भी सवाल पूछा जाता है। इसीलिए किसी बंद सतह के अंदर जितनी बल रेखाएं प्रवेश करती हैं उतनी ही बल रेखाएं बाहर निकल जाती है, जिससे टोटल फ्लक्स जो होता है, टोटल फ्लक्स जो कि गॉस लॉ के जरूरी होता है, वो 0 हो जाता है। देखो यहाँ पे वो 0 हो गया। ठीक है, तो ये तो स्टेटमेंट जो है वो स्पष्टीकरण भी कर रहा है। ये जो है वो स्टेटमेंट स्पष्टीकरण भी कर रहा है। इसके विपरीत यदि हम वैद्युत आवेश अकेले की बात करें, अकेला धनात्मक या फिर अकेला ऋणात्मक जो है वो अस्तित्व में रहता है, तो इलेक्ट्रिक मोनोपोल जो है वो एग्जिस्ट करता है। इसीलिए वैद्युत फ्लक्स जो है वो शून्य नहीं हो रहा है।
देखो ये शून्य नहीं हो रहा है, वो 1/चार्ज हो रहा है। जो भी उसका चार्ज हो रहा है ना, वो 1/चार्ज में चल रहा है, कि उसका जो कुल आवेश है वो 1 में चल रहा है, उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल में चल रहा है। तो ये जो होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना होगा। तो आपको समझ में आ गया कि वैद्युत फ्लक्स जो होता है वो शून्य नहीं होता है, बल्कि वो क्यू पर हमेशा निर्भर करता है, आवेश की मात्रा है उस पर निर्भर करता है, और उसका इनवर्सली प्रोपोर्शनल जो है वो होता है। तो यहाँ से स्पष्टीकरण जो है वो नहीं वाला नहीं, स्पष्टीकरण ये करता है। तो ये ऑप्शन नंबर सी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। गॉस लॉ से संबंधित सवाल है, पूछा जाता है एग्जामिनेशन में। तो आपको ध्यान रखिएगा। ठीक है, बहुत जरूरी है। तो ये मैक्सवेल का लॉ है। उसी में जो मैक्सवेल जो होता है, जेम्स क्लर्क मैक्सवेल होता है, उसके द्वारा जो विद्युत चुंबक के 4 इक्वेशन दिए गए हैं, फंडामेंटल इक्वेशन ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म जो दिया गया है, उसी पर आधारित ये प्रश्न है। सवाल पूछा गया है, तो आपको ये पढ़ना होगा, याद रखना होगा। ठीक है, हम पढ़ते हैं आगे, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि ये जो आपको दिया गया है एक स्ट्रक्चर, इस स्ट्रक्चर में बोल रहा है कि कौन सा नाइट्रोजिनस बेस ये है। आप जब डीएनए पढ़िएगा, आप जो है वो न्यूक्लिक एसिड को जब पढ़िएगा, न्यूक्लिक एसिड, न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो दो चीजों से मिलकर बना होता है। एक तो शुगर रहता है, और दूसरा जो होता है वो इसमें जो है वो न्यूक्लिक एसिड जो होता है वो नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस बेस होता है। नाइट्रोजिनस जो बेस होता है वो दो टाइप के होते हैं। पहला जो नाइट्रोजिनस बेस होता है वो होता है प्यूरिन, और दूसरा जो होता है वो पिरिमिडीन होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो प्यूरिन होता है, और दूसरा जो होता है वो पिरिमिडीन होता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, प्यूरिन और पिरिमिडीन। तो प्यूरिन, और दूसरा जो हो गया वो पिरिमिडीन हो गया, पिरिमिडीन। पांचों के पांचों याद रखिएगा, सवाल पूछ लिया जाता है एग्जामिनेशन में, दैट्स वाई जरूरी है। ठीक है, प्यूरिन और पिरिमिडीन। अब जो प्यूरिन होता है वो कौन कौन सा होता है, और पिरिमिडीन होता है वो कौन कौन सा होता है। तो देखो यहाँ पे प्यूरिन जो होता है वो होता है एडानिन और गुआनिन। एडानिन और गुआनिन, ये जो हो गया वो प्यूरिन हो गया। पिरिमिडीन जो है वो कौन कौन सा होता है, तो पिरिमिडीन जो होता है वो थाइमीन होता है, साइटोसिन होता है, और यूरासिल होता है। यूरासिल होता है। ठीक है, अब जो हमसे सवाल है वो तो नॉर्मल सा सवाल, स्ट्रक्चर पूछा जा रहा है, लेकिन बेसिक्स तो हमको समझने पड़ेंगे ना, कि किसका क्या जो है वो बेसिक होता है। ठीक है, तो इतना समझ में आ गया। बातें आते हैं क्वेश्चन पे, यहीं से सवाल हमके पूछा गया है। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर आपको दिया गया है ना, ये जो स्ट्रक्चर है वो यूरासिल का है। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो है वो यूरासिल का है। कैसे पहचानना है इस पे थोड़ा सा समझते हैं। ठीक है, तो यूरेसिल जो होता है वो किस टाइप का है, तो यूरासिल जो होता है वो पिरिमिडीन टाइप का है। यूरासिल जो होता है वो किस टाइप का है, तो वो पिरिमिडीन टाइप का है। यूरासिल का क्या खासियत होता है, तो यूरासिल जो होता है वो पिरामिडीन नाइट्रोजिनस बेस है। इसकी पहचान आपको करना है, तो सबसे पहला कि पिरिमिडीन है, तो सबसे पहला तो यहाँ पे होगा कि सिंगल रिंग होगा। सिंगल रिंग होगा। अगर प्यूरिन है तो वहां पे डबल रिंग होगा, डबल रिंग होगा, जैसे एडेनिन और गुआनिन के लिए। लेकिन जो यहाँ पे दिया हुआ है पिरिमिडीन, वहां सिंगल रिंग होना चाहिए, और हमारा सिंगल रिंग है भी। ठीक है, हमारा सिंगल रिंग है भी। ठीक है, तो सिंगल रिंग है यूरासिल, साइटोसिन और थाइमिन। तो ये तीनों में से ही कोई होगा। सिंगल रिंग तो आपने देख लिया। अब आपको ध्यान क्या रखना है कि कार्बन जो होता है, जिसमें जो ये जो सिंगल रिंग संरचना है, इसमें कार्बन का संख्या 2 और कार्बन का संख्या जो 4 होता है ना, उन पे 2 कीटोन, या फिर आप कह सकते हो कार्बोनिल ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। कीटोन या फिर कार्बोनिल ग्रुप जो है वो जुड़ा हुआ रहता है। 2 आपको ग्रुप देखने को मिल जाएगा कि जुड़ा हुआ है। ठीक है, ये वाला ग्रुप आपको 2 देखने को मिल जाएगा, सीओ वाला 2 ग्रुप आपको देखने को यहाँ पे मिल जाता है। उसके साथ ही साथ आपको क्या पहचानना है
यहाँ पे आपको पहचानना है ये दो चीजें। यदि आप पहचान लेते हो तो आप आसानी से इसको जो है वो आंसर कर पाओगे। आप देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको एच एन दिख रहा है, एच एन दिख रहा है, ओ दिख रहा है, ओ दिख रहा है, दो बार तो ओ दिख ही रहा है। तो ये आसानी से आप यूरासिल इसको लगा सकते हो आंसर। ठीक है, यूरासिल आपको लगा सकते हो क्योंकि सीओ होना चाहिए। और देखो कार्बन वाला पे है, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये ऐसे है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये जो है वो ओ जो है वो दो दो होना चाहिए और एनएच एनएच रहना चाहिए। ठीक है, एनएच एनएच होना चाहिए। अब यहीं पे देखो, ये जो है वो यूरासिल थाइमिन से कैसे डिफरेंस है, ये जरूरी होता है जानना। यदि इसी यूरासिल की जो संरचना है उस पर कार्बन 5 पर एक मिथाइल समूह जोड़ दिया जाए, मिथाइल समूह जैसे ही जोड़ दिया जाएगा तो मिथाइल समूह जोड़ने के साथ ही साथ वो जो है वो यूरासिल हो जाएगा, वो थाइमीन हो जाएगा, वो थाइमीन हो जाएगा। ठीक है, 5 नाइट्रोजनस बेस होता है जिसमें से थाइमीन और यूरासिल जो होता है वो डिफरेंट होता है। यूरासिल केवल और केवल आरएनए में होता है और जो थाइमीन होता है वो केवल और केवल डीएनए में होता है। बाकी एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन तीनों में होते हैं। एडेनिन, गुआनिन और साइटोसिन जो है वो तीनों में होते हैं, ये ध्यान आपको रखना है। साइटोसिन जो होता है यह भी सिंगल रिंग है, आप देख रहे हो साइटोसिन सिंगल रिंग है, लेकिन इसमें कार्बन पर कार्बन का 4 जो नंबर होता है वहां पे सीओ की जगह अमीनो एसिड जो है वो जुड़ा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। NH2 आपको देखने को मिलेगा, अमीनो एसिड समूह जो है वो आपको देखने को मिलेगा, अमीनो ग्रुप। यहाँ पे कौन सा देखने को मिलेगा आपको, कीटोन ग्रुप देखने को मिलेगा, कीटोन ग्रुप आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पे जो है वो H3C जो आपको देखने को मिल रहा है, CH3 या फिर CH3 बोल रहे हो, ये जो समूह होता है वो मिथाइल समूह होता है। मिथाइल ग्रुप जो है वो आपको देखने को मिल जाता है। तो ये सब हो गया। ठीक है, ये सब हो गया। तो यहां से तो क्लियर हो गया। अब एडानिन को बच गया। एडानिन, एडानिन तो डबल स्ट्रक्चर होना ही है। ये एडानिन जो है वो प्यूरिन होता है, मतलब डबल रिंग होगा। तो डबल रिंग जब भी आएगा तो वो तो या तो एडानिन होगा नहीं तो गुआनिन होगा। और आसानी से आप उनको छांट सकते हो, बहुत आसानी से। स्ट्रक्चर मैंने सब कुछ दे रखा है आपको। ठीक है, सब कुछ आपको स्ट्रक्चर दे रखा है एडानिन और गुआनिन का। यहाँ पे देखिएगा डबल जो है वो NH होता है गुआनिन में और NH2 भी होता है। यहाँ पे केवल और केवल NH होता है, NH2 नहीं होता है। ऐसे करके आप याद इसको रख सकते हो। ठीक है, बाकी आपसे पूछा जाता है बाउंड को लेकर भी सवाल, कि जो जुड़ते हैं ये सब वो कैसे जुड़ते हैं, बाउंड को लेकर भी सवाल जो है वो पूछा जाता है। डीएनए में यूरासिल के स्थान पर थाइमीन होता है, ये मैंने ऑलरेडी आपको बता रखा है। थाइमीन जो होता है वो डीएनए का जो म्यूटेशन होता है उससे बचाता है और उसको अधिक जो है वो स्टेबल जो है वो बनाता है। बेस पेयरिंग की बात करें, जहां से बेस पेयरिंग से ही हमें सवाल जो है वो पूछा जाता है, तो ये आपको ध्यान रखना है। आरएनए के निर्माण के लिए यूरासिल हमेशा जो है वो एडानिन के साथ ही जुड़ता है। यूरासिल जो होता है वो हमेशा एडेनिन के साथ ही जुड़ेगा और बॉन्ड जो बनाएगा वो डबल बॉन्ड बनाएगा। और ये डबल बॉन्ड हो गया, और डबल बॉन्ड जो होगा वो कैसा होगा, तो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड होगा। डबल हाइड्रोजन बॉन्ड, डबल हाइड्रोजन बॉन्ड जो है वो बनाता है। तो ये किसके लिए, तो आरएनए फॉर्मेशन के लिए, आरएनए फॉर्मेशन के लिए। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको याद कैसा रखना है, प्यूरिन जो होता है वो डबल रिंग होगा और साइटोसिन जो होता है, पिरिमिडीन जो होता है वो सिंगल रिंग होगा, वो सिंगल रिंग होगा। प्यूरिन डबल रिंग एडानिन और गुआनिन होगा। और जो सिंगल रिंग जो होगा वो कौन सा होगा, तो साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन होगा। साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन होगा। बाकी यूरासिल और एडानिन जो होता है वो डबल बॉन्ड बनाता है, और इस बारे में मैंने काफी डिटेल से आगे भी चर्चा की है। तो आप उस क्वेश्चंस को देखोगे तो आप आसानी से चीजों को कर पाओगे। ठीक है, मैंने जब वो बायोलॉजी का जो डिस्कस कर रहा हूं मैं, सीरीज 5 वीडियो उसमें डाला है मैंने, उसको आप देखोगे तो वहां पे भी ऐसा क्वेश्चंस ऑलरेडी हमने डिस्कस कर ही रखा है। तो नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। ठीक है, सवाल है बहुत आसान सा है, ऑलरेडी आपने इस ऐसे सवाल को बनाया होगा। एक कार है वो सीधी सड़क पर चलती है, वह पहले विस्थापन x से नियत वेग v1 से तय करती है और फिर उतना ही बराबर x को नियत वेग v2 से तय करती है। तो एवरेज स्पीड पूछा जा रहा है, बहुत आसानी से आप इनको कर देते हो। जैसे टोटल आपको डिस्प्लेसमेंट कितना है, x पहले चला है
और x जो है वो बाद में चल रहा है, तो 2x जो है वो डिस्प्लेसमेंट हो गया। एवरेज स्पीड बराबर क्या होता है? एवरेज जो स्पीड होता है वो क्या होता है? तो एवरेज स्पीड टोटल डिस्प्लेसमेंट बटा टोटल टाइम। तो डिस्प्लेसमेंट तो हमने निकाल लिया, अब हमको टाइम निकालना है। तो टाइम निकालने के लिए क्या होगा? तो सबसे पहले s बराबर, दूरी बराबर क्या होता है? डिस्टेंस बराबर, दूरी बराबर जो होता है वो समय गुना चाल, t इंटू स्पीड। तो ये फॉर्मूले पे आप पुट करोगे, तो यहां से आप t1 निकालोगे और t2 निकालोगे। तो t1 जब निकालोगे तो आपको क्या निकलेगा? एक्स वाई वी वन। t2 निकालोगे तो एक्स वाई वी टू। ठीक है, अब दोनों को टोटल टाइम जोड़ दोगे तो कितना आएगा? एक्स वाई वी वन प्लस एक्स वाई वी टू। वी वन वी टू जब कॉमन ले लोगे तो यहां से आएगा वी टू एक्स। ठीक है, यहां से आएगा वी टू एक्स। ये हो गया एक्स वाई वी वन प्लस एक्स वाई वी टू। तो यहाँ से जो आपका आएगा वो मान लिया एक्स कॉमन ले लिए, तो वी वन प्लस वी टू आ गया, वी वन प्लस वी टू आ गया बटा वी वन वी टू आ गया। ठीक है, तो ये पूरा टाइम हो गया। अब टोटल डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना है? तो टोटल डिस्प्लेसमेंट 2x है। टोटल टाइम हमारा कितना है? तो x इंटू वी वन प्लस वी टू, और ये नीचे है तो ये ऊपर चला जाएगा वी वन वी टू। एक्स से एक्स चला गया तो टू वी वन वी टू बटा वी वन प्लस वी टू। टू वी वन वी टू बटा वी वन प्लस वी टू। तो ये आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर बी हमारा यहाँ से आंसर बनेगा। ध्यान रखिएगा। आप इसको जो है वो क्या बोलते हैं, आपने इसको मैथ्स में भी बनाया होगा। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट सवाल जो पूछा जा रहा है, वो बोल रहा है कि एक प्रत्यावर्ती जो धारा होती है, उसके संदर्भ में जो क्वेश्चन है ये पूछा जा रहा है। अल्टरनेटिंग करंट जो होता है उसके बारे में पूछा जा रहा है। अल्टरनेट करंट के बारे में, एसी जो परिपथ होता है उसमें धारा और वोल्टता जो होती है, जो करंट होता है और वोल्टेज जो है वो डिपेंड करता है सर्किट के एलिमेंट पे। जो फेज के बीच जो संबंध होता है वो परिपथ के अवयवों पर निर्भर करता है। उसी संदर्भ में जो परिपथ का प्रकार है वो आपको दिया गया है, टाइप ऑफ सर्किट दिया गया है, और उनके बीच जो कॉलम दूसरा दिया है वो फेज रिलेशनशिप बिटवीन करंट एंड वोल्टेज, ये दोनों दिया गया है और इसी को आपको मिलान जो है वो करना है। तो चलिए एक एक करके देखते हैं। पहला जो है वो प्योर रेसिस्टेंस की बात कर रहा है। प्योर रेसिस्टेंस, प्योर रेसिस्टेंस इसका मतलब है कि इसमें करंट और वोल्टेज दोनों एक साथ होते हैं। प्योर रेसिस्टेंस का मतलब है यहाँ पे करंट और वोल्टेज जो होता है ये साथ होते हैं। करंट और वोल्टेज साथ होते हैं। तो पहला जो होगा प्योर मतलब करंट और वोल्टेज साथ होते हैं। तो करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेज, करंट एंड वोल्टेज इन द सेम फेज, तो पहला का तो क्यू हो जाएगा। पहला का तो क्यू हो जाएगा, तो ये ऑप्शंस गलत हो गए। पहला का क्यू हो गया। दूसरा है प्योर कैपेसिटेंस। प्योर कैपेसिटेंस की बात हो रही है, प्योर धारिता की बात हो रही है। इसका मतलब होता है कि कैपेसिटर जो होता है, कैपेसिटर में धारा हमेशा जो है वो वोल्टता से 90 डिग्री आगे होता है। वोल्टता से 90 डिग्री आगे होता है। तो यहाँ पे जो होता है वो वोल्टता जो होती है वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे, वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होती है। तो प्योर कैपेसिटेंस जो होता है वो करंट से, वोल्टता से 90 डिग्री आगे होता है। करंट जो है वो लीड्स वोल्टेज बाय 90 डिग्री। तो पहला का तो क्यू हो गया और दूसरा का जो है वो पी हो जाएगा। दूसरा का जो है वो पी हो जाएगा। तो क्यू के बाद पी जो है वो कहाँ है? तो क्यू के बाद पी जो है वो ऑप्शन नंबर ए में ही है। तो यही हमारा आंसर जो है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। आगे भी देख लेते हैं। प्योर इंडक्टेंस। प्योर इंडक्टेंस, प्योर इंडक्टेंस का मतलब क्या हुआ? प्योर इंडक्टेंस में इंडक्टर में हमेशा धारा जो होता है वो करंट होता है वो हमेशा वोल्टता से 90 डिग्री पीछे होता है। तो वोल्टेज से 90 डिग्री पीछे, इंडक्शंस में 90 डिग्री पीछे होता है। उसके बाद आर एल सी सीरीज सर्किट में हम बात करें, आर एल सी सीरीज सर्किट में, तो इसमें फेज जो होता है वो संबंध इस बात पर निर्भर करता है कि एक्सएल बड़ा है या फिर एक्ससी। यदि दोनों बराबर है
तो फेज समान होगा, इसीलिए समान फेज भी हो सकता है। तो यहां से समान फेज वाला आंसर जो है वो ले लेंगे। तो आप आसानी से इसको कर सकते हो। याद आपको कैसे रखना है चीजों को, अगर बाद में रिपीट होता है तो आपको याद रखना है सी आई वी। सी से जो है वो कैपेसिटेंस हो गया, आई से जो है वो करंट हो गया, और वी से जो है वो वोल्टेज हो गया। ये जो है वो आगे लीड करता है, ये जो है वो आगे होता है, मतलब ये जो है वो लीड करता है। उसके बाद आपको याद रखना है वी आई एल। वी आई एल इंडक्टर, ठीक है। इंडक्टर, इंडक्टर में जो है वो वोल्टेज करंट से आगे लीड करता है, अर्थात करंट जो है वो पीछे होता है। ये आपको ध्यान रखना है, कैसे भी करके याद रख लो, रट लो। आपको पता होगा, नहीं पता है तो याद रखिए, भारत में जो अल्टरनेटिव करंट जो आती है उसकी फ्रिक्वेंसी कितनी होती है, तो 50 हर्ट्ज होती है। 50 हर्ट्ज उसकी फ्रिक्वेंसी होती है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा जा रहा है कि बेरियम जो होता है उसका मुख्यतः जो ओर होता है वो कौन सा होता है, तो बोथ बेराइट और विथेराइट दोनों होता है। तो ये आपको याद रखना होगा। बेरियम जो होता है वो आवर्त सारणी का एल्कलाइल अर्थ मेटल है, जो कि प्राकृतिक में मुक्त अवस्था में नहीं मिलता है, ओर के साथ मिलता है। बेरियम के दो महत्वपूर्ण ओर है, बेराइट है और उसके बाद विथेराइट है। बेरियम का सबसे प्रचुर और मुख्य स्रोत जो है वो कौन सा है, तो बेराइट जो है वो इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद जो है वो बेराइट दूसरे नंबर पे आता है। बेरियम कार्बोनेट, यह बेरियम का महत्वपूर्ण लेकिन थोड़ा कम पाया जाने वाला है, तो विथेराइट जिसको बेरियम कार्बोनेट कहते हैं, और जो बेराइट होता है जिसको बेरियम सल्फेट कहा जाता है। बेराइट मतलब बेरियम सल्फेट कहा जाता है। ये आपको ध्यान रखना होगा, दोनों यहां से आंसर बनेंगे। अब जो पटाखे हरा वाला जलाते हो, तो हरा रंग जो आता है पटाखे में वो किस कारण से आता है, तो वो बेरियम के कारण ही आता है। ये बार बार सवाल पूछा जाता है। उसके साथ ही साथ बेरियम मिल या फिर बेरियम स्वेलो की बात करें, तो पेट और आंत में जब एक्सरे किया जाता है ना, तो वहां पे एक्सरे ऑफ डाइजेस्टिव ट्रैक जो किया जाता है उसके जांच के लिए मरीज को एक्सरे से पहले बेरियम सल्फेट ही दिया जाता है। जो बेराइट होता है ना यही दिया जाता है, ये आपने पढ़ा भी होगा। BaSO4 बेराइट जो होता है, बेरियम सल्फेट जो होता है वो वही दिया जाता है। ठीक है, बेरियम सल्फेट दिया जाता है, बेरियम सल्फेट एकदम याद आपको रखना है, क्योंकि एक्सरे की किरणें को वो एब्जॉर्ब करके काम किया जा सके। ठीक है, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। सवाल पूछा रहा है कि एक आदर्श गैस है, एक आइडियल गैस है, उस आदर्श गैस के लिए प्रेशर एंड वॉल्यूम का हम ग्राफ खींच रहे हैं, और उस ग्राफ के अनुसार ABCD एक बंद चक्र है। ABCD जो है वो एक साइकिल है, क्लोज साइकिल है, जो कि VP डायग्राम में दिखाया गया है। प्रेशर एंड वॉल्यूम का जो डायग्राम यहाँ पे दिखाया गया उसमें दिखाया गया है। तो और उसके कोऑर्डिनेट्स भी दिए गए हैं कि A का कोऑर्डिनेट, B का कोऑर्डिनेट, C का कोऑर्डिनेट है। ये पूर्ण चक्र के दौरान किया गया वर्क डन आपसे पूछा जा रहा है कि वर्क डन जो है वो क्या होगा, पूरा चक्र कर दिया जाएगा। पूरा एक चक्र जो है वो पूरा होता है, तो उस चक्र के दौरान जो वर्क डन होगा टोटल वो क्या होगा, तो ये कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो बहुत आसान है, बात कर लेते हैं। प्रेशर वॉल्यूम जो डायग्राम होता है, हम बात कर रहे हैं थर्मोडायनेमिक्स के जो मूल सिद्धांत होता है उस पे। प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम होता है वो एक साइक्लिक प्रोसेस के दौरान गैस के द्वारा किया गया जो टोटल वर्क होता है, वो बंद किया गया जो एरिया, जो इनक्लोज्ड एरिया होता है उसी के बराबर होता है। मतलब ये वाला जो पार्ट होता है ना, वही टोटल जो है प्रेशर वॉल्यूम डायग्राम में साइक्लिक जो प्रोसेस होता है उसके दौरान गैसों का कुल जो टोटल वर्क होता है वो एरिया ही होता है। तो आपको बस लिखना क्या है ना, टोटल वर्क जो होता है, टोटल वर्क जो होता है वो इक्वल टू एरिया होता है, इनक्लोज्ड एरिया। इनक्लोज्ड एरिया बाय द साइकिल, बाय द साइकिल मतलब बंद चक्र द्वारा घेरे गए क्षेत्रफल। तो अंदर वाला पूरा क्षेत्रफल यदि आप निकाल लेते हो इस ट्रायंगल का, तो आपको आंसर मिल जाएगा। अब दी गई आकृति आपको कैसी दिख रही है, तो ये आकृति आपको राइट एंगल ट्रायंगल दिख रही है। तो राइट एंगल ट्रायंगल जो होता है उसका क्षेत्रफल आपको निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल आप कैसे निकालोगे, तो पहला आप मानो कि बेस ऑफ द ट्रायंगल क्या है, तो AC। AC जो है वो बेस है। तो C पर जो वॉल्यूम है वो कितना है, C पर जो है वो वॉल्यूम कितना है, तो 3V है।
ए पर जो है वो वॉल्यूम कितना है, तो वो वी है। ए पर जो वॉल्यूम है वो वी है। और आधार की जो लंबाई है, लेंथ ऑफ एसी जो है वो क्या कहलाएगा, तो 3v माइनस वी मतलब 2v होगा। तो ये जो है आ गया, बेस हमारा 2v आ गया। उसी तरह से त्रिभुज की ऊंचाई की हम बात करें तो ये क्या होगा, ऊंचाई के लिए वॉल्यूम जो है वो कितना है, ऊंचाई के लिए वॉल्यूम 3 है और नीचे भी वॉल्यूम जो है वो 3 है। तो यहाँ पे वॉल्यूम से तो चलेगा नहीं, ऊंचाई जो है वो बीसी को कर रहे हैं, और यहाँ पे ऊंचाई के लिए, हाइट ऑफ द ट्रायंगल के लिए भुजा जो है वो बीसी है, और बी पर जो है वो प्रेशर की बात यहाँ पे करेंगे, क्योंकि वॉल्यूम तो नीचे वाला के लिए है ना, यहाँ तो प्रेशर की बात करेंगे। तो प्रेशर कितना है, प्रेशर यहाँ पे 4p है, और नीचे जो प्रेशर है वो p है। तो पूरा जब घटाएंगे तो वो 3p बचेगा, बस 3p बचेगा। तो यहां से 2 भी आया और उधर से 3p आया। अब हमको एरिया निकालना है। तो ट्रायंगल का एरिया क्या होता है, हाफ बेस इंटू हाइट। हाफ बेस कितना है, 2v है, हाइट कितना है, 3p है। ठीक है, हाइट जो है वो 3p है। अब इसको सॉल्व करो। अब जब इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद क्या आएगा, आप यहां से यहां इसको काट दोगे, यहां से यहां ही कटा, तो आपको आया 3pv। 3pv, देखो ऑप्शन में 3pv है कहीं, तो आपको यहाँ पे शायद ऑप्शन नहीं दिया गया है, लेकिन देख लो ऑप्शन जो है वो 3pv ही होता है। 3pv आपका आंसर हो जाएगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। 3pv बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आंसर ऐसे ही है और निकालना ऐसे है, मैंने बता दिया है कैसे निकालना है। ठीक है, अब साइन ऑफ वर्क की बात करें तो प्रेशर और वॉल्यूम का जो ग्राफ होता है वो क्लॉकवाइज दिशा में घूम रहा है, जैसे कि ए बी सी डी ए ऐसे करके जो घूम रहा है। तो किया गया जो टोटल कार्य होता है वो पॉजिटिव होता है। अगर पॉजिटिव निगेटिव भी यहाँ पे डाला जाए, तो यदि वो क्लॉकवाइज घूम रहा है, वर्क जो है वो ऐसे हो रहा है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, क्लॉकवाइज जो घूम रहा है तो वो पॉजिटिव होगा, और अगर एंटी क्लॉक घूम रहा है तो वो जो है वो नेगेटिव होगा। एंटी क्लॉक घूम रहा है तो किया गया कार्य नेगेटिव होगा, और जो क्लॉकवाइज घूम रहा है तो वो पॉजिटिव होगा। ठीक है, तो देखो यहाँ पे जो है वो ए बी सी ऐसे घूम रहा है, मतलब क्लॉकवाइज घूम रहा है, मतलब पॉजिटिव हमारा आंसर होगा। ठीक है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। हम यदि बी से सी की बात करें, बी से सी आप जा रहे हैं, इसका सीधा सा मतलब है कि यह एक जो है वो आयतनिक प्रक्रिया है, आइसोकोरिक प्रोसेस है, क्योंकि आयतन जो है वो 3b पे स्थित है, और इस हिस्से में किया गया कार्य जो है वो हमेशा 0 है। वॉल्यूम 3b है तो 3b है, तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा बी से सी के बीच में, बी से सी के बीच में जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, तो बी से सी के बीच का जो वर्क डन होगा वो 0 होगा, 0 होगा। वहीं सी से ए के बीच का जो वर्क डन की बात करें, सी से ए के बीच का, तो यहाँ पे वॉल्यूम 3b है, यहाँ पे वॉल्यूम कम जा रहा है, मतलब ये क्या हो रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है। तो ये समदाबीय संपीड़न है, आइसोबारिक कॉम्प्रेशन है, क्योंकि यहाँ पे प्रेशर जो है वो कांस्टेंट है, पी कांस्टेंट है, लेकिन वॉल्यूम है वो कम हो रहा है, आयतन जो है वो कम हो रहा है। तो यहाँ पे जो वर्क डन होगा वो नेगेटिव होगा, ये जो होगा वो नेगेटिव होगा। यहाँ पे जो V है, V से 3b हो रहा है, तो A से लेकर B के बीच जाएगा तो वो क्या होगा, A से लेकर B तक भी जाएगा तो वो पॉजिटिव होगा, क्योंकि प्रेशर तो कांस्टेंट, प्रेशर भी बढ़ रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो उससे कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ चलेगा। ठीक है, यहाँ चलेगा। तो ये आपको ध्यान रखना होगा, ऐसा कभी भी सवाल आता है तो आप आसानी से करने के लिए तैयार हो अब। ठीक है, नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 13वां सवाल पूछा जा रहा है कि लेंस या फिर दर्पण और उनके सही उपयोग के बारे में आपको मिलान करना है। तो पहला हमको बोला जा रहा है कॉनकेव मिरर। कॉनकेव मिरर, कॉनकेव मिरर जो होता है वो सेविंग मिरर के रूप में यूज किया जाता है, क्योंकि जब वस्तु उसके फोकस और पोल के बीच में होता है, फोकस एंड पोल के बीच में यदि कोई ऑब्जेक्ट होता है कॉनकेव मिरर में, तो क्या होता है, तो फोकस और पोल के बीच के वस्तु जो है वो करीब होती है, तो वह हमेशा इसका प्रतिबिंब जो है वो सीधा, मैग्निफाइड और अपराइट बना देता है। तो ये मैग्निफाइड और अपराइट प्रतिबिंब बनाता है, तो कॉनकेव मिरर को सेविंग के रूप में यूज किया जाता है। तो अवतल दर्पण जो होता है वो सेविंग के लिए यूज किया जाता है। अवतल दर्पण जो होता है वो शेविंग में
यूज किया जाता है, तो इसके लिए एस हो जाएगा। इसके लिए एस हो जाएगा, तो ये खत्म, ये खत्म। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स मिरर। कॉन्वेक्स मिरर जो होता है, उत्तल दर्पण जो होता है, उसकी बात करते हैं। तो उत्तल दर्पण जो होता है वो रेयर व्यू मिरर में यूज किया जाता है, वाहन को पीछे देखने के लिए यूज किया जाता है। उत्तल दर्पण जो होता है वो वाहन को पीछे देखने के लिए यूज किया जाता है। कॉन्वेक्स मिरर जो है वो उत्तल दर्पण कॉन्वेक्स मिरर में रेयर व्यू के लिए किया जाता है, क्योंकि इसकी जो फील्ड और व्यू होता है ना वो बहुत बड़ा हो जाता है, और यह जो है वो हमेशा अपराइट होता है और छोटा होता है। इस कारण से आसानी से वस्तु को पूरा अच्छे तरीके से प्रतिबिंब बना पाता है। तो ये जो होगा वो आर में जाएगा, रेयर व्यू के रूप में जाएगा। तो एस के बाद आर जो है वो दोनों में है, नहीं छट रहा है। आगे बढ़ते हैं। कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस की बात करें तो कॉन्वेक्स लेंस जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, जिसका उपयोग हम कैमरा प्रोजेक्टर में प्रकाश को एक बिंदु पर फोकस करने के लिए होता है। मतलब कई लाइट आ रही है लेकिन यहीं पे फोकस होगा तो कन्वर्ज हो गया, और इधर से इधर जा रहा है तो कन्वर्ज हो गया, और इधर से इधर जाएंगे तो डाइवर्ज हो गया, मतलब फैल रहा है। तो ये जो उत्तल लेंस होता है वो कन्वर्जिंग होता है। और अवतल, मतलब देखो अवतल में 4 अक्षर है तो वो जो है वो बड़ा है, मतलब डाइवर्ज हो रहा है। उत्तल में जो है वो छोटा है तो वो कन्वर्ज हो रहा है। ऐसे भी आप याद रख सकते हो। तो कन्वेक्स जो होता है वो कन्वर्जिंग लेंस है, और कॉनकेव जो होता है, अवतल जो होता है वो डाइवर्जिंग लेंस होता है। ये आपको ध्यान रखना होगा। तो उत्तल जो कन्वेक्स लेंस होता है वो कन्वर्जिंग लेंस होता है, और इसका कैमरे में उपयोग जो है वो किया जाता है। तो इसका जो है वो पी आंसर हमारा हो जाएगा। कैमरा और प्रोजेक्टर में यूज किया जाता है, तो ये पी हो गया। और बाकी 4 तो क्यू हो ही जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए के साथ हम चलेंगे। मायोपिया के लिए यूज किया जाता है उसको, ये तो आपको पता भी होगा। हाइपरमेट्रोपिया जो होता है उसको सुधारने के लिए कॉन्वेक्स लेंस का उपयोग किया जाता है। डेंटिस्ट और ईएनटी विशेषज्ञ भी दांत और गले को बड़ा देखने के लिए कॉनकेव मिरर का यूज करते हैं। तो हो सकता है ऐसे भी सवाल आपसे पूछ लिया जाए। नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। ये करंट अफेयर का सवाल है, हम इसमें नहीं जाएंगे। बस आंसर आपको पता होना चाहिए कि चौथा नंबर का था भारत, फोर्थ नंबर का था। सुपर ग्लू किस मोनोमर का बहुलक होता है? सुपर ग्लू जो होता है वो किस मोनोमर का बहुलक होता है, ये सवाल आपसे पूछा जा रहा है। तो ये जो होता है वो साइनो एक्रिलेट का होता है। साइनो एक्रिलेट, साइनो एक्रिलेट, ऑप्शन नंबर बी आपको ध्यान रखना है। सुपर ग्लू बहुत ही मजबूत और तेजी से चिपकने वाला गोंद होता है। यह जो है वो साइनो एक्रिलेट नामक मोनोमर जो होता है उसके होता है। यहाँ पे हवा में जो मॉइस्चर होता है उसके संपर्क में आते ही साइनो एक्रिलेट जो होता है उसके अणु आपस में जो है वो जुड़ जाते हैं, और जुड़कर मजबूत जाल बना देते हैं, जिससे जो है वो चीजें तुरंत जो है वो चिपक जाती है। सुपर ग्लू का आविष्कार जो है वो हैरी कूवर जो है उसने दुर्घटनावश कर दिया था। इसका कोई आविष्कार करने का जो है वो इंटेंशन नहीं था, अचानक से जो है वो हो गया था। बंदूक के लिए क्लियर प्लास्टिक बना रहा था, उसके कारण से ये हो गया था। तो ये आपको ध्यान रखना है। बाकी हम बात करें एसिटिक एसिड की बात करें तो ये जो है वो विनेगर का मुख्य घटक होता है, इसका गोंद से कोई भी संबंध नहीं है। सोडियम बेंजोएट की बात करें तो सोडियम बेंजोएट जो है वो फूड प्रिजर्वेटिव के रूप में यूज किया जाता है। ये सब आसान है। फूड प्रिजर्वेटिव के यूज में ये किया जाता है। एसिटिक एसिड जो होता है वो जो आपको विनेगर के रूप में यूज किया जाता है। और जो विनाइल क्लोराइड जो होता है वो पीवीसी में यूज किया जाता है। पॉलीविलाइन क्लोराइड प्लास्टिक का मोनोमर है जिससे पाइप आदि ये सब बनाया जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो ये रहा पार्ट नंबर 1 का वीडियो, जहां पे हमने काफी डिटेल से फर्स्ट जो 15 क्वेश्चन है उनको डिस्कस किया। आई होप आपको चीजें क्लियर हुई होंगी। आपको वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट में बताइए, और यदि आपको वीडियो अच्छा लगता है तो आप इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जो भी होता है वो कर दीजिएगा। और बाकी अपना सजेशन जो है वो कमेंट में जरूर बताइए ताकि मैं इसको कंटिन्यू कर सकूं। व्यू की संख्या कम होती है तो थोड़ा सा मोटिवेशन कम मिलता है, इस कारण से व्यू थोड़ा सा बढ़ाने की कोशिश करिए। तो मैं सारा जो है वो इसको पार्ट वाइज 6 से 7 पार्टों में डिस्कस कर दूंगा ताकि आगे आने वाले एग्जामिनेशन के लिए आप तैयार रहे। तो थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट वीडियो में आपसे जल्द ही मिलता हूँ।